हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मानव क्लासेस। आप सभी लोगों का मानव क्लासेस यूट्यूब में स्वागत है। आज आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो लेके आया हूँ, जो कि एक टॉपिक लेके आया हूँ। वो टॉपिक है हमारा ऑब्जेक्ट। इससे पहले आपने पढ़ा था कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। तो वर्ब के बारे में अभी आइडेंटिफाई किया नहीं है, वो नेक्स्ट वीडियो में आइडेंटिफाई करूँगा। बट इस वीडियो में मैंने आइडेंटिफाई किया है कि ऑब्जेक्ट होता क्या है, कौन कौन से ऑब्जेक्ट होते हैं, ऑब्जेक्ट का हिंदी मीन्स क्या होता है और कैसे यूज करते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट का हिंदी अर्थ कर्म होता है। ऑब्जेक्ट का हिंदी अर्थ हमारा क्या होता है? कर्म। ऑब्जेक्ट को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट हमारा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, INDIRECT। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट माने सजीव कर्म। देखने में थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बस समझने में बहुत इजी है। सेकंड होता हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, निर्जीव कर्म। अब ये तो आप देख के लिख सकते हो, समझ सकते हो, बट नॉर्मल जो आपको याद रह सकता है लंबे समय तक, वो है हमारा, अगर आपसे कोई पूछता है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन आप लोग बुक में से लिख सकते हो, मेरा नोट्स जो जिसमें PDF बना के आपको पढ़ा रहा हूँ उसमें से आप लिख सकते हो। बट समझने के लिए आप ध्यान रखना कि जो सांस लेता है, सांस का मतलब है कि कोई व्यक्ति भी हो सकता है, पशु हो सकता है, जानवर होता है, कुछ भी हो सकता है। जो सांस लेता है वो हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट होता है? हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। बस ये सिखाना को, जो सांस लेता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और जो सांस नहीं लेता है, जो सांस नहीं लेता है वो हमारा क्या होता है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इट मीन्स निर्जीव कर्म। क्लियर हो गया? अगर देखो, जो सांस लेता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जो सांस नहीं लेता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जैसे आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी, तो मी आएगा। राम का ऑब्जेक्ट राम होता है, सी का ऑब्जेक्ट हर होगा, इट का ऑब्जेक्ट इट होगा, यू का ऑब्जेक्ट यू होगा। सेम हमारे इसमें भी है, जैसे मी, यू, हिम, हर, एटसेट्रा। ये सारे हमारे क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब ये तो हमारे ऑब्जेक्ट हो गए। अब कोई पूछे ये तो चलो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जैसे पेन आ गया, टेबल आ गया, चेयर आ गया, सारे क्या हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब यूज कैसे करते हैं वो चीज़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब पहला पॉइंट हमारा क्या है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेम वही है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब सजीव कर्म को इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं और निर्जीव कर्म को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ऑलरेडी मैंने बता रखा है। तो आगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर जैसे इसमें लिखा हुआ है पेन, टेबल, चेयर एक्सेट्रा। अब देखो इसमें ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, समझने की कोशिश करना। ये गेव मी अ बुक। अब ये देखो, ये तो उठाओ, ये सब्जेक्ट हो गया है, ये हमारा वर्ब हो गया। अब यहाँ आ जाओ, मी भी है और आ बुक भी है। इसमें दो ऑब्जेक्ट आ गए। मी माना मैं, मतलब सांस लेता हूँ, जाहिर सी होता है। आ बुक में कितना निर्जीव है, सांस नहीं लेती है। ऐसे ही हेल्प्स मी, इसमें और इसमें एक ही ऑब्जेक्ट आया मी। अब आपको पता है कि दो ऑब्जेक्ट होते हैं, एक इनडायरेक्ट होता है, एक डायरेक्ट होता है। जो इनडायरेक्ट होता है वो सांस लेता है, डायरेक्ट नहीं होता है वो सांस नहीं लेता है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जब वो सेंटेंस दिया जाता है, जब कोई सेंटेंस दिया जाता है और सीक्वेंस से पूछता है कि सीक्वेंस, जैसे इसमें पहले इनडायरेक्ट आया है और फिर दूसरा क्या आया हमारा डायरेक्ट आया है। तो ये ध्यान रखना, किसी भी सेंटेंस में जो कोई भी सेंटेंस आता है और दो ऑब्जेक्ट एक साथ आते हैं, तो पहले क्या आता हमारा? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या आता हमारा? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कुछ भी ले लो, कुछ भी, बस आपकी समझ में आना चाहिए। जैसे मैंने बोला ही गेव मी अ पेन, मैंने पेन लिख दिया, तो क्या है? ही गेव मी अ पेन, सेम वही इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। तो वही तरीका कि कोई भी सेंटेंस होगा उसमें पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। पहले इनडायरेक्ट आता है, उसके बाद डायरेक्ट आता है। बट एक कंफ्यूज रहता है कि अगर इनको इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा? इंटरचेंज मतलब बदलोगे, जगह बदलोगे, कि डायरेक्ट को पहले लेके आओगे और इनडायरेक्ट को बाद में लेके आओगे। वो चीज़ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब महत्वपूर्ण कैसे है पहले समझो। यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है, मैं क्या बोल रहा हूँ,
यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है तो उससे पहले टू या फॉर लगाते हैं। नहीं समझ में आया होगा, समझो। जैसे ये लिखा है ही गेव मी, तो मैं यहाँ पे मी कर दिया, ही गेव मी अ पेन। ओके, मैंने पहले बता रखा है कि किसी भी सेंटेंस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इसको जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इसको पहले क्या हुआ और इसको बाद में लेके आऊँगा। तो समझो ही गेव, अब इसमें क्या किया है कि आप पेन पहले आ गया है, जो मी हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसे मैं बाद में ले रहा हूँ ना, तो उससे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, टू या फोर, कुछ भी लगा दो, दोनों सही। क्लियर हुआ। जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद लिखेंगे तो टू या फोर से ऐड करेंगे, दोनों तरीके सही हैं। तो आप लोग इसमें कंफ्यूज मत होना, बस आपको ये इतना पता होना चाहिए किसी भी सेंटेंस में अगर सीक्वेंस से बात करते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आता है। अगर इन दोनों का अदला बदली करते हैं तो टू या फोर लगाते हैं, बस। ओके, नेक्स्ट अगला जो पॉइंट लेके आ जाऊँ अलग से आया है, यूज ऑफ लेट। लेट आप लोग पढ़ा हुआ है, लेट में गुना हो, भाई जाने दो, लेट्स डू इट, चलो आओ, लेट अस डू इट, चलो आओ, इसे करते हैं। ये आपने पढ़ा होगा, नॉर्मली सुना भी होगा, अगर नहीं पढ़ा हो तो नॉर्मली। तो यूज ऑफ लेट, लेट का यूज कहाँ होता है और कैसे करते हैं, थोड़ा सा बेसिक है सीखना। लेट से सुझाव या प्रस्ताव, आदेश, निवेदन आदि का भाव प्रकट होता है। जब लेट आता है तो समझ जाओ उससे या कोई तो सजेशन आ रहा है, या तो कोई प्रस्ताव आ रहा है, या कोई आदेश आ रहा है, या फिर कोई निवेदन आता है। जब ऐसा मतलब ऐसा जो हमारा भाव आए तो समझ जाना लेट लगेगा। बट लेट के बाद हमेशा एक और बात, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। मैं आपको पढ़ाऊँगा केस क्या होता है नाउन में, तब आपका डाउट क्लियर होगा। ये ध्यान रखना कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, पहली बात। अब इस पॉइंट में क्या बोल रहा है कि यदि लेट से सुझाव या प्रस्ताव, लेट से सुझाव या प्रस्ताव आएगा तो लेट के बाद आपको क्या लगाना है, अस, मतलब लेटस करना है, लेटस ओनली। जब वाक्य से लेट के सॉरी जब वाक्य से सुझाव या प्रस्ताव आएगा तब आपको लेट के बाद अस लगाना है, भूल मत जाना। ओनली ऑब्जेक्टिव केस आता है, ना कि सब्जेक्टिव केस। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, जब लेट से आदेश या निवेदन का भाव प्रकट होता है, जब लेट से आदेश या निवेदन का भाव प्रकट होता है तो लेट के बाद अस ना आकर, अस ना आकर और कुछ आता है, और कुछ आता है, मतलब लेट अस, मतलब अस को छोड़ कुछ भी ले लो, यू ले लो, हर ले लो, हिम ले लो, कुछ भी ले लो, मतलब अस नहीं आएगा। अस नहीं आता है मतलब समझ जाओ कि वाक्य से या तो आदेश आ रहा है या फिर निवेदन आ रहा है। अगर अस आता है तो क्या आएगा, सुझाव या प्रस्ताव। क्लियर हो गया। अब जैसे इसमें दिया गया हमारा पहले में दिया गया है कि लेट मी गो नाउ, लेट मी गो नाउ। अब इस पॉइंट को आपको करना है कि लेट मी गो नाउ। अब ये लिखा है लेट मी गो नाउ, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट के बाद हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट हमारा मी आता है। एक पॉइंट क्लियर होगा कि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है, ना कि सब्जेक्टिव केस, पहली बात। दूसरी बात, जब एग्जाम में छोटे मोटे एग्जाम होते हैं, जैसे हमारा एसएससी का हो गया, उससे भी छोटे एग्जाम होते हैं जिसमें इंग्लिश पूछा जाता है, एरर पूछा जाता है, तो लेट वाले वाक्यों क्या दिया जाता है, टू दिया जाता है। लेट मी गो, लेट मी टू गो, या गो टू, ऐसा कुछ दिया जाएगा। तो लेट मी टू दिया हुआ, टू गो, लेट मी टू गो नाउ, ऐसे दिया जाता है। तो आप समझ जाना कि जब वाक्य जब लेट आ रहा है, लेट का हमेशा ऑब्जेक्टिव के साथ आता है, बट उसके बाद टू कभी नहीं आएगा। दो पॉइंट मोस्ट है, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव के साथ आता है, प्लस लेट के बाद ऑब्जेक्टिव के आने के बाद टू नहीं आता है। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन बटन दबाइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने ला सकूं। जितना पॉसिबल हो सके आप सभी वीडियो को देखो, ताकि वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, जो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा आगे चल के। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करेंगे उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि उनका बेस जो है ना बहुत मजबूत हो जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो को फॉलो करो, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।